इसमें देखो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है, अगर मान लो हम किसी भी दो मैट्रिक्स की बात करते हैं, अगर मान लो ये एक मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर मान लो m क्रॉस n दिया हुआ है, और एक दूसरा मैट्रिक्स बी हमने ले लिया, इसका ऑर्डर मान लेते हैं हमने p क्रॉस मान लो q ले लिया, p क्रॉस q लिया। ध्यान से समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। ठीक, तो अगर मेरे को ए बी निकालना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हमको निकालना है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये तभी पॉसिबल होगा, पहले तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा, m इंटू क्यू आएगा, m इंटू यानी पहले का रो और दूसरे का कॉलम, और ये तभी पॉसिबल होगा इफ़ n इज इक्वल टू p हो जाएगा। n और p अगर इक्वल नहीं होगा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मैं b इंटू ए निकालूं, b ए निकालूं। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में हमने क्या बोला कि अगर मान लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। हमने बोला कि कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n दिया हुआ है, और एक दूसरा मैट्रिक्स b है जिसका ऑर्डर p क्रॉस q दिया हुआ है। ठीक, तो ये a इंटू बी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, m इंटू क्यू आएगा। यहाँ m इंटू क्यू, ये जो हमने लिखा है m इंटू क्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, m इंटू क्यू आएगा, पहले का रो और दूसरे का कॉलम। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब दूसरे का रो और पहले का कॉलम इक्वल होगा। ये चीज़, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, n और p इक्वल होने चाहिए। तो अगर मान लो मैं b इंटू ए निकालूँ और मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो अब यहाँ पे हम b को पहले लिखेंगे, b का और ऐसे आ जाएगा पी क्यू, है ना, पी क्यू, और a हमारा क्या आ जाएगा, mn। तो पहले का रो और दूसरे का कॉलम, ऑर्डर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे pn आ जाएगा। लेकिन ये pn तभी पॉसिबल होगा जब q और m का वैल्यू इक्वल हो, इफ़ q इज इक्वल टू m। मतलब किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब q और m इक्वल हो, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होगा। और मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करते हैं तो RC लिखते हैं, RC यानी ये रो है और ये कॉलम है। किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये R है और ये C है, RC लिखते हैं। तो RC से आप याद रख सकते हो कि कभी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन RC के हिसाब से होता है। जस्ट सपोज मान लो हमने क्या किया, ये RC का मतलब क्या हुआ, RC का मतलब ये हुआ कि मान लो हम कोई दो मैट्रिक्स ऐसे लिए A, B, C और D, और यहाँ लिया मान लो 2, 3, 4 और 5 ले लिया। इन दोनों का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों का ऑर्डर मान लो सेम ही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर मान लो मेरे को दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसका रो कौन सा है, इसका रो ये है और इसका कॉलम ये है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका रो, पहले वाले का रो हमारा ये है AB, इस AB को लाके उठा के रख दोगे कहाँ पर, यहाँ पे उठा के रख दोगे। तो जो जिसके साथ जैसा होगा, मतलब इसको, इस रो को R1 को, इसको मैं R1 बोल रहा हूँ और इसको C1 बोल रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे तो ये क्या आएगा, R1 C1 आएगा, मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो। फिर ऐसी R1 को फिर मल्टीप्लाई करोगे ये C2 के साथ, तो यहाँ क्या लिखोगे, R1 C2 लिखोगे। फिर ये हमारा क्या होता है, R2 होता है। तो R2 को मल्टीप्लाई करोगे C1 के साथ, तो यहाँ लिखोगे R2 C1। फिर R2 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो R2 C2, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इनका मल्टीप्लिकेशन मान लो कैसे करते हैं, वो ये तो मैंने तरीका बता दिया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और कहाँ लिखते हैं।
तो मान लो हमने बोला कि R1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा 2A हो जाएगा। फिर सेकेंड वाला एलिमेंट B वाला 4 के साथ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ बीच में प्लस रखते हैं तो क्या आ जाएगा 4B आ जाएगा। ये हमने R1 C1 लिख लिया, यही R1 C1 है। फिर मैं क्या करता हूँ R1 C2 लिखता हूँ। R1 C2 कैसे लिखोगे 3 इंटू A, यानी इस पूरे को यहाँ उठा के रख दो 3 और 5 के साथ, तो 3 इंटू A प्लस 5 इंटू B हो जाएगा। ऐसे ही R2 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो R2 ये है C1 ये है, तो 2C प्लस 4D हो जाएगा 4D। ऐसे ही R2 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3C प्लस 5D ये आ जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर हुआ, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हुआ। कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो और कॉलम को ध्यान में रखना है, बस रो और कॉलम को आपको ध्यान में रखना है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका होता चला जाएगा। अब हमने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे चलो एक आध क्वेश्चन और ले लिया। हमने क्वेश्चन लिया एक, मान लो A को हमने ले लिया ऐसे 1 2 3 और B को हमने ले लिया मान लो P Q और R, ऐसे ले लिया P Q और R ले लिया। मेरे से पूछा जा रहा है कि फाइंड AB एंड BA। ठीक, इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर A का ऑर्डर हम लोग क्या लिखते हैं, रो आपका 1 है कॉलम 3 है तो 1 क्रॉस 3 आएगा, इसका रो 3 है तो 3 क्रॉस 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऐसे हमने मान लो लिख लिया 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 करके। ऑर्डर भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, रो और कॉलम। पहले रो, तो रो यहाँ पे कितना दिख रहा है, ये R1 1 ही है तो 1 आएगा। कॉलम कितना दिख रहा है 3, तो 1 3 हो जाएगा। बी में हमारा 3 कॉलम दिख रहा है और 3 रो दिख रहा है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो R1 R2 R3, तो 3 रो एंड 1 कॉलम, ये C1 हो गया मान लो, तो ये C1 हो गया। तो AB हमको क्या कैलकुलेट क्या करना है, AB कैलकुलेट करना है। अच्छा, सबसे पहले जब भी आप कैलकुलेट करोगे ये चीज़ तो आपको ऑर्डर लिखना ज़रूरी है। क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये पता चला हम पहले ही मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। तो मान लो हम AB अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका पहले का रो और इसका कॉलम ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 1 आ जाएगा, इसका यानी पहले का रो दूसरे का कॉलम, यह आएगा RC। ठीक है, और ये 1 क्रॉस 1 तभी पॉसिबल होगा जब दूसरा एलिमेंट इक्वल हो। ये है क्या, हाँ C R के इक्वल है, सही है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब कैसे करेंगे, इसको सीधे सीधे उठा करके यहाँ रख दो। तो जब उठा के रखोगे तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर आएगा, तो 1 इंटू P प्लस 2 इंटू Q प्लस 3 इंटू R, यही हमारा आंसर हो जाएगा। P प्लस 2Q प्लस 3R, ये हमारा आंसर हो जाएगा। AB का वैल्यू आया। अच्छा, अब BA का मान लो मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो BA का रिजल्ट जो आप निकालोगे तो वो ध्यान देखो, BA का वैल्यू क्या आएगा। अब अगर मान लो BA है तो पहले का रो यानी 3 और दूसरे का कॉलम ये 3 क्रॉस 3 आएगा, और बाकी हमारा पहले का कॉलम दूसरे का रो के इक्वल है, 1 और 1 दोनों इक्वल आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब ऐसा लिखा होगा। तो मैंने क्या किया, PQR को यहाँ लिख लिया मान लो, ये क्योंकि ये B एलिमेंट है और हमको A वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। A क्या है हमारा 1 2 एंड 3, ये दिया हुआ है, इसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब अगर मल्टीप्लाई करना है और हमको 3 क्रॉस 3 BA निकालना है जिसमें 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसके रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। R1 C1 क्या आएगा, P इंटू 1 यानी P आएगा। फिर R1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, C2 के साथ, क्या मिलेगा 2P मिलेगा। फिर R1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3P मिलेगा। फिर मैं क्या करता हूँ, R2 को मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, इसके साथ, तो Q मिलेगा। फिर 2Q मिलेगा, फिर 3Q मिलेगा।
फिर R, फिर 2R और फिर 3R, ये आपका वैल्यू मिल जाएगा। P 2P 3P Q, ये आपका आंसर आ जाएगा। B ये हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होता है। ठीक है, मान लो इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है जिसका ऑर्डर पहला प्रॉपर्टी है, जैसा कि अभी हमने बताया। मान लो इसका ऑर्डर P क्रॉस Q दिया हुआ है, ठीक, फिर B का दिया हुआ है P Q Q R मान लो दिया हुआ है, C का दिया हुआ है R इंटू S दिया हुआ है, और फिर मान लो D का दिया हुआ है S इंटू मान लो T दिया हुआ है। ठीक, तो मेरे से क्या पूछा जा रहा है, A B C एंड D का वैल्यू क्या आएगा। प्रोडक्ट करेंगे तो ऑर्डर सिर्फ पूछा जा रहा है, सिर्फ ऑर्डर क्या आएगा। तो मैं क्या करूँगा, जब ऑर्डर लिखूँगा तो देखो, अगर मैं ए बी निकालूंगा तो ए बी का हमारा ऑर्डर क्या आएगा, क्यू आर आएगा। ठीक, फिर ए बी का निकाल लिए तो ए बी का निकालोगे तो क्यू को आर के साथ मल्टीप्लाई, क्यू आर मान लो आपका आ गया। ठीक है, तो क्यू आर निकालोगे तो फिर पी आर आएगा। ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो पी आर आएगा। फिर ए बी के साथ आप सी को मल्टीप्लाई करोगे तो पी एस आ जाएगा। फिर ए बी को ए बी सी के साथ डी को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या मिलेगा, पी इंटू टी मिल जाएगा। तो पहले वाले का रो और आखिरी वाले का कॉलम, ये हमारा ऑर्डर आएगा, ए बी सी डी का ऑर्डर। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब ये वाला क्यू इसके क्यू के इक्वल दिख ही रहा है, ये भी क्यू, फिर ये वाला वैल्यू इसके इक्वल ये भी दिख रहा है, फिर ये वाला वैल्यू इसके इक्वल दिख रहा है। तो ये ऐसा होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। मतलब ये हुआ कि हम कितना हो चेन बनाए, तो ये चेन बनता चला जाएगा और पहले वाले का रो और आखिरी वाले का कॉलम का ही ऑर्डर आएगा। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तब प्रॉब्लम, मतलब ये हुआ कि ए और बी में मान लो जो सेकेंड एलिमेंट है वो इक्वल अगर नहीं होगा तो फिर प्रोडक्ट नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए हमने ऐसा लिखा। तो पहला प्रॉपर्टी में आपने ये लिखा, पहले और आखिरी का, पहले का रो और आखिरी वाले का कॉलम आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, दूसरा चीज़, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, और वो कैसे होता है, ये ऐसे ही अभी जो हमने बताया, ए बी सी का जो वैल्यू आएगा ए बी इंटू सी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा अगर मान लो हम प्रॉपर्टी बताएं तो तीसरा हमारा होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर मैट्रिक्स में एडिशन हो रहा है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा a इंटू बी प्लस सी, तो ये वैल्यू इक्वल आएगा ए बी प्लस ए सी के, ये आप लिख सकते हो। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हैं बी प्लस सी इंटू ए, अगर मान लो लिखा हुआ तो ये क्या आ जाएगा, बी ए इंटू बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसमें एक खास बात और क्या होता है, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब ए बी का वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल मतलब हो सकता है किसी कंडीशन में सही भी हो जाए, पॉसिबिलिटी है, अगर मान लो दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो।
तो ए बी बी ए के इक्वल हो जाएगा। लेकिन इन जनरल तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा अगर कोई कंडीशन इस तरीके का नहीं दिया हुआ है तो। तीसरा, ये चौथा, पांचवा, अगर मान लो b इंटू ए इज इक्वल टू सी इंटू ए लिखा हुआ है तो आप इसको a से a कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये गलत है, नहीं कर सकते। इज नॉट इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ये नहीं हो सकता इन जनरल, b और c इक्वल नहीं हो सकते। ठीक, ये कब होगा? अगर मान लो ए बी इक्वल टू ए सी अगर मान लो लिखा हुआ है तो आप क्या बोल सकते हो, b इक्वल टू सी तभी होगा ओनली इफ a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? मतलब ये हुआ सिंगुलर के केस में हम मॉड ए का वैल्यू 0 लिखते हैं, तो नॉन सिंगुलर मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0। मॉड ए मतलब क्या होता है? मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट क्या होता है आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट 6, एक टर्म्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, IDEMPOTENT, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है मैट्रिक्स। ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मान लो कई सारे मैट्रिक्स मान लो हमने दिया हुआ है, ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए का वैल्यू वापस वही मैट्रिक्स आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। अगर मान लो नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट आता है नेक्स्ट हमारा आता है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ये 6 हो गया। फिर 7th इन्वोल्यूटरी, INVOLUTRY, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो ए स्क्वायर का वैल्यू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर मान लिया नील पोटेंट 7th, मान लो हमारा 8th हो गया नील पोटेंट मैट्रिक्स। अगर मान लो a⁴n का वैल्यू या m का वैल्यू 0 आ रहा है, m मतलब कई बार मल्टीप्लाई करने के बाद a इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू या a क्यूब का वैल्यू 0 आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। नाम याद रखना है और नाम के साथ इसका वैल्यू क्या होता है वो आपको याद रखना है, किसको बोलते हैं, खास तौर से पहला और दूसरा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ए स्क्वायर का वैल्यू वापस अगर वही मैट्रिक्स मिल जा रहा है तो इसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर मान लो ए स्क्वायर का वैल्यू आई के इक्वल आ रहा है तो ये हमारा क्या कहलाता है? नील पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए एक दो क्वेश्चन इससे इन लोगों से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 and 4 दिया हुआ है और b का वैल्यू हमारा दिया हुआ है -1 -2 -4 -3। पूछा जा रहा है फाइंड BA एंड AB। ये हमसे पूछा जा रहा है BA एंड AB मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ अभी वैसे ही जैसे हमने किया था बस कैलकुलेट कर लो। ये भी कैसे करेंगे? इसमें जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तब तो कोई इशू होता ही नहीं है, इसका ऑर्डर वही आएगा 2 क्रॉस 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 2 क्रॉस 2 है, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 है, तो ऑर्डर वही आएगा, नो प्रॉब्लम। अब
हमको मल्टीप्लाई करना है तो इस रो को देखो, यहाँ पहले ए लिखा है तो इसके रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -1, 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -8 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -2 और 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आ जाएगा। फिर ये वाला 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3, 4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -16, फिर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -6 और 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -12 ये आ जाएगा। अब हमने क्या किया, -9, -8, -19, -18 ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। -9, -8, -19, -18 ये हमारा ए बी आया। अब अगर मान लो मेरे को बी ए कैलकुलेट करना है, बी इंटू ए मान लो निकालना है, तो बी इंटू ए कैलकुलेट करने के लिए पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, इसको ना जब भी आपको ऐसा करना रहे तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए पहले बी लिया करो। b इज इक्वल टू मान लो -1, -2, -4, -3 और a को अगर आप लिखोगे तो 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे लिख लिए। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ जाएगा -1, -1 और -6। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और 2 -2 आ जाएगा और -8, -2, -8। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -4 और -9। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -8 और -12। ठीक, तो ये हमारा बी ए क्या आ जाएगा, बस लिख लिया -7, -10, -13 और -20। जैसे मान लिया क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि इफ ए इक्वल टू 1, 2, 2, 2, 1, 2 एंड 2, 2, 1 ये दिया हुआ। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर -4a + 5i, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, इसका वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1 ये, और फिर यहाँ पे 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1 बस मल्टीप्लाई कर। जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसमें हमको कभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ऑर्डर लिखने के लिए। 3 क्रॉस 3 दिया हुआ, क्योंकि इसका भी 3 क्रॉस 3, इसका भी 3 क्रॉस 3। अब इसके रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर, 2, 2 जा 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2 + 4। ठीक, इसको इसके साथ तो 2 + 2 + 4। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 + 4 और 2 + 4 + 2 ये आ जाएगा। ऐसे ही फिर हम R2 को इसके साथ, R2 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2 + 2 + 4, 2 + 2 + 4। फिर R2 को C2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 + 1 + 4। फिर R2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा 4 + 2 + 4। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 +
4 + 2, फिर R2 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 2 + 2, फिर R2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 4 + 1 आ जाएगा। ठीक है, बस अब इनको ऐड कर लिया तो ये यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ 8, यहाँ भी 8, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, 4 2 6 8, यहाँ भी 8 और यहाँ 9। तो ये अभी तो हमारा क्या आया, a² आया। ठीक, ये a² आ गया। अब a² आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, -4a कैलकुलेट करना है। तो -4a निकाल लेते हैं भाई। तो -4a कितना हो जाएगा, ये इसमें रख लो, -4 से मल्टीप्लाई कर दो a वाले में तो कितना हो जाएगा -4। अच्छा, इसमें ध्यान ये रखना है कि हम जितने भी एलिमेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब अगर -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा -4 से। तो -4 -8 -8, फिर यहाँ भी -8, यहाँ -4 -8 -8 -8 और -4, फिर 5i। आइडेंटिटी का जो वैल्यू होता है वो बिहेवियर इसका हमने पहले ही बताया था, ये i की तरह होता है, 1 की तरह होता है। तो जितने ऑर्डर का यहाँ मैट्रिक्स लिखा हुआ उतने ऑर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हो। तो 1 1 होता है डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 लिखते हैं। तो वहाँ आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये आपका आ गया। अब हमको क्या करना है, a² - 4a + 5i निकालना है। तो अगर आप देखो तो ये पहला रिजल्ट हमारा है, ये दूसरा रिजल्ट है और ये तीसरा रिजल्ट, तीनों को ऐड कर देना है। तो हमको यही मिल जाएगा, a² - 4a + 5i। तो बस ऐड कर देते हैं। तो यानी हमारा a² - 4a + 5i, हमने -4a पहले से निकालना है, निकाल लिया है, इसलिए हम सिर्फ ऐड करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। देखो पहला यहाँ 9 है, यहाँ -4, तो 9 - 4 5 आया, 5 और 5 कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ 10 लिख लिया। फिर 8 और -8 0, फिर 8 -8 यहाँ भी 0, फिर 8 और -8 यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक, बाकी तीसरे वाले में तो 0 है ही। 9 - 4 और ये 5 यहाँ 10 आ जाएगा। फिर 10 - 8, 10 - 8 यहाँ 2 हो जाएगा। फिर 8 - 8 0, 8 - 8 0, 9 - 4 5, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, यही आएगा। ये 2 कुछ गड़बड़, यहाँ 2 नहीं आना चाहिए, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली 8 आना चाहिए। तो या तो हमने कहीं मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ किया है, 4 4 जा, यहाँ 1 आएगा, 2, 1 मिनट चेक कर लेते हैं दोबारा। ये कौन सा एलिमेंट है, R2C3 है ना, R2C3। तो 2 2 जा 4, 4 और 2, 4 और 2, यहाँ 2 आ जाएगा और फिर 2 आएगा यहाँ, तो 4 4 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ रहा है। तो यहाँ जो हमने लिखा था ये 8 आएगा, तो यहाँ 8 आएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ अगर 10 कॉमन निकाल लोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 10i लिख सकते हो, ये 10i हो जाएगा। तो यानी a² - 4a + 5i का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 10i के इक्वल आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो अभी हमने बताया था, आप लोगों को दिया गया था, अब आप इजीली उसको बना सकते हो क्वेश्चन। उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, क्या दिया हुआ है। देखो एक और क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, हमने दिया था आपको,
क्या दिया था, x प्लस वाई, फिर y, और फिर यहाँ 2x, और फिर यहाँ x माइनस वाई, फिर यहाँ दिया था हमने 2, यहाँ -1 इज इक्वल टू दिया था 3 and 2, यहाँ 3 and 2 दिया हुआ था। आपसे x और y का वैल्यू पूछा जा रहा है, क्वेश्चन था फाइंड x and y, ये दिया हुआ है। ठीक, तो देखो ऑर्डर पहले हम लिखते हैं, यहाँ 2 क्रॉस 2 दिया हुआ, यहाँ कितना दिया, 2 क्रॉस 1 दिया हुआ। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हम ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 1 का आएगा। यहाँ जो ऑर्डर आएगा वो 2 क्रॉस 1 का आएगा। और क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि ये 2 और ये 2 दोनों इक्वल है, तो ये पॉसिबल है, दोनों इक्वल हैं, तो आप कह सकते हो यस दिस इज़ पॉसिबल। तो अब क्या करें, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसी के इक्वल आएगा, तभी तो ये दोनों आपस में इक्वल कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। 3 और 2 के इक्वल आएगा। तो x प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, यानी R1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो वो जो हमारा वैल्यू आएगा 2x प्लस 2y आ जाएगा। ठीक, और फिर माइनस y, क्योंकि y को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। फिर 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा जाएगा 4x, और माइनस x प्लस वाई हो जाएगा। तो बस ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल कर दो, इसके इक्वल, ये वाला जो है वो इसके इक्वल आएगा, और ये वाला जो है वो इसके इक्वल आएगा। तो मतलब 2x प्लस वाई 3 के इक्वल आएगा, और 3x प्लस वाई 2 के इक्वल आएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मान लो 2 माइनस, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, 2 माइनस 1 कर दोगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू -1 आ जाएगा, क्योंकि 3x माइनस 2x 1 हो जाएगा, 2 माइनस 3 -1 आएगा। तो x का वैल्यू जब -1 आ गया तो यहाँ रख दिया किसी एक इक्वेशन में, -3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, x और y का वैल्यू। ठीक, 5 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का दिया हुआ था, क्या दिया था, देखो दिया हुआ कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस KI लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि a का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 1, 0, -1 एंड 7, ये दिया हुआ है। तो हमको क्या कैलकुलेट क्या करना है, देन k इज इक्वल टू, देन फाइंड k का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सिंपल, पहले तो a स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। तो a स्क्वायर कैसे निकालोगे, यहाँ रख दो 1, 0, -1 और 7, 1, 0, -1 एंड 7। ठीक, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 इंटू 1 और 0 के साथ ये 1 ही आ जाएगा। फिर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0, और यहाँ भी 0, तो 0 ही आएगा। फिर -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -1, और ये -7। फिर -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो 0, और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 49 आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये -1 -7, तो ये -8 हो जाएगा, और ये 49 हो जाएगा। अब KI 8a पहले निकाल लेते हैं। तो 8a हमारा आ जाएगा, 8a इज इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज़, 8, 0, -8 और 8 7 जा 56, ये 8 आ गया, 8a आ गया। फिर KI निकाल लेते हैं भाई, KI हमारा क्या आ जाएगा, K 0, 0 एंड K। तो बस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करना है आपको। तो a स्क्वायर का वैल्यू ये दोनों सम में लिखा हुआ 8a प्लस KI,
तो यानी 8 प्लस के का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए स्क्वायर यानी 1 की। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 8 यानी -7 आ जाएगा। अच्छा, कहीं से भी आप निकालोगे, किसी को भी इक्वेट करोगे, जैसे मान लो लास्ट टर्म दिया हुआ ये और ये ऐड करके देख लो, तो फिर यहाँ भी अगर 7 ही आना चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू 56 प्लस, जैसे देखो यहाँ ये वाला, और के आई और 8 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, के प्लस 56 इज इक्वल टू 49। तो के का वैल्यू 49 माइनस 56 कितना आ जाएगा, -7 ही आ रहा है। के का वैल्यू -7 आ जाएगा, बस यहाँ से समझ गए। चलिए, तो इतना सफिशिएंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में। देखिए, इसमें हमारा क्या होगा, अगर मान लो पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो f(x) क्या होता है, a0 इंटू एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1 प्लस a2 एक्स की पावर n-2 एंड सो ऑन an तक, मान लो ऐसे लिखा हुआ है। ये एक पॉलिनोमियल होता है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक, लेकिन हमको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में मैं लिखूंगा, x की जगह मान लो मैं a रख देता हूँ, a कोई मैट्रिक्स है, यहाँ तो हमारा x कोई वेरिएबल रहा होगा, अब यहाँ a क्या हो गया, हमारा मैट्रिक्स हो गया। तो fa जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, a0 a टू द पावर n प्लस a1 a टू द पावर n-1 प्लस a2 a टू द पावर n-2 एंड सो ऑन an इंटू आई। किसी भी कांस्टेंट के साथ कोई भी मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकता, इसीलिए मैं स्केलर और वेक्टर की बार बार बात कर रहा था कि जो मैट्रिक्स होता है उसके साथ कोई भी स्केलर क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते आप हमेशा। जैसे मान लो अगर मैं ये मैट्रिक्स A लिखा हुआ, इसके साथ मैं 2 नहीं ऐड कर सकता, हम क्या करेंगे 2i ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2i सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये मीनिंगलेस हो जाएगा। मीनिंगलेस मतलब A वेक्टर है, वेक्टर के साथ वेक्टर ही टाइप का क्वांटिटी ऐड होगा, तो उसको हम 2 को i के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 2i फिर क्या बन जाएगा, वेक्टर टाइप का बिहेव करने लगेगा, इसलिए हम 2i लिखते हैं बेसिकली। ठीक, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। अब अगर जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जस्ट सपोज लिखना है हमको, मान लो f(x) इज इक्वल टू लिखा हुआ है x स्क्वायर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 मान लो लिखा हुआ, और इसको हमको रिप्रेजेंट करना है। ये एक पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल। ठीक, अगर मेरे को इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 2i, ये हमारा वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है, देखो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स हमने लिखा हुआ है, जस्ट सपोज मान लो हमने ऐसे लिखा हुआ है क्या चीज़, जस्ट सपोज a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 लिखा हुआ मान लो, और ये ऑर्डर मान लो 3x3 का दिया हुआ। अच्छा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा होगा ना, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। जब भी हम लोग ट्रेस निकालने की बात करेंगे तो ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होगा। ठीक, और ट्रेस ऑफ ए को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये ए लिखा हुआ है, इसका नाम ए है, तो ट्रेस ऑफ ए अगर निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा, a1 प्लस b2 प्लस c3, ये आपका आ जाएगा। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि जो डायगोनल एलिमेंट है ना ये वाले, इनको मैं ऐड कर दिया, तो यही ट्रेस ऑफ ए कहलाता है, चाहे जैसा भी साइन हो। जस्ट सपोज मान लो मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन लिखा हुआ a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है, इसको लिखा 3 1 2, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड ट्रेस ऑफ a, इसका ट्रेस निकालने बोला जा रहा है।
तो अगर ट्रेस ऑफ ए अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 प्लस 5, 8 माइनस 4 यानी 4 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम निकालना। और मैंने ये स्क्वायर मैट्रिक्स में इसलिए बोला कि अगर आप इस स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो फिर डायगोनल एलिमेंट्स मिलेगा ही नहीं। जैसे मान लो जस्ट सपोज हमने कुछ ऐसे ले लिया, मान लो ये 3x2 ले लिया, मान लो A1 A2 B1 B2 और C1 C2, क्या इसमें डायगोनल एलिमेंट बोलोगे? कोई नहीं मिलेगा। तो इसका ट्रेस आप नहीं निकाल सकते। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स मिलेंगे, डायगोनल एलिमेंट नहीं मिलेंगे। तो इसका ट्रेस हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज ऑफ, नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, इसमें पहला प्रॉपर्टी आप लिखोगे कि अगर मान लो किसी भी ट्रेस में किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो वो बाहर आ जाएगा। ट्रेस ऑफ ए मतलब क्या हुआ, इसमें मान लो किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया सभी जगह डायगोनल एलिमेंट में, तो 2 बाहर आ जाएगा। एक ही बात पड़ा। ठीक, सेकेंड, अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा है ट्रेस ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप लिखोगे ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ठीक, थर्ड, मान लो हमने लिखा ट्रेस ऑफ ए बी, मान लो हमने लिखा है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ बी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये दो मैट्रिक्स जिसका मल्टीप्लिकेशन ए बी या बी आ रहा है, तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, उन दोनों का ट्रेस सेम आएगा। ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज क्या होता है, बड़ा ये इसका सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे ट्रांसपोज का, है ना। तो ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लेते हैं 3x2 का मान लो दिया हुआ है, तो ट्रांसपोज मतलब क्या होगा, या तो आप इसको a के पावर t से रिप्रेजेंट करोगे या a के पावर डैश से, दोनों एक ही बात है। तो जो इसका ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है, 2x3 हो जाएगा। मतलब 2x3 होने का मतलब क्या हुआ कि जो रो में था वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, जो कॉलम में था जो कॉलम में था वो रो में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स लिया ऐसे ए बी और सी, इसका ऑर्डर क्या है 1x3। अब इसका अगर मेरे को ट्रांसपोज लिखना है तो ये इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3x1 हो जाएगा। 3x1 का मतलब हमारा मैट्रिक्स ऐसे हो जाएगा, और इसको आप ए बी और सी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये ट्रांसपोज को। ठीक है, ये वैल्यू आपका आ जाएगा। अब ट्रांसपोज निकालने का, जैसे मान लो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह हुआ, जैसे सपोज मान लो हमने लिखा है ऐसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3। ठीक, ऑर्डर क्या है 3x3। तो A डैश या A ट्रांसपोज जो भी है, टी से लिखो या डैश से लिखो, तो ये होगा क्या, रो कॉलम में चेंज जाएगा, कॉलम रो में चेंज जाएगा। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3 हो जाएगा, ये ट्रांसपोज आएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ
ट्रांसपोज। ध्यान रखिएगा ट्रांसपोज और ट्रेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रेस में क्या हो रहा था, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रांसपोज में क्या हो रहा था, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दे रहे हैं हम। ठीक, पहला हमारा प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 2 बार लोगे तो वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब जैसे मान लो यही दिया हुआ था, ये 3x1 लिखा हुआ, तो वापस अगर इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये क्या मिल जाएगा, वापस यही ऊपर वाला मिल जाएगा जो अभी हमने लिया था, या इसका ये वाला जो अभी हमने लिखा है इसका ट्रांसपोज अगर आप लोगे तो वापस यही एक इक्वल आ जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा होता है कि अगर मान लो a प्लस बी का ट्रांसपोज ले रहे हो तो वो किसके इक्वल आएगा, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल आएगा। तीसरा, अगर मान लो कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके इसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो कांस्टेंट का ट्रांसपोज नहीं होगा ना, के बाहर आ जाएगा, के इंटू ए के पावर ट्रांसपोज। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई के इज एनी कांस्टेंट, के इज एनी कांस्टेंट। फोर्थ, अगर मान लो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ए बी के पावर ट्रांसपोज यानी ए इंटू बी का ट्रांसपोज अगर आपको निकालना है तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आएगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू। कई बार यही डायरेक्ट पूछ दिया जाता है रिजल्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपसे यही पूछ दिया जाता है कि ए बी का अगर ट्रांसपोज है तो वो क्या वैल्यू आएगा, ए बी के इक्वल आएगा, ए बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन इनसे रिलेटेड करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना ट्रांसपोज। एक क्वेश्चन देखते हैं, बोला जा रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 4 2 -1 2 and 3, ठीक, और बी क्या दिया हुआ है आपका, बी दिया हुआ है 1 0 0, फिर 0 -1 and 1 दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, वेरीफाई दैट पहला ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वही पहला वाला जो प्रॉपर्टी ए के इक्वल आएगा। दूसरा बोला जा रहा है कि के इंटू बी का ट्रांसपोज वो के बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। और तीसरा जो बोला जा रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ये हमको प्रूफ करना है, बताना है। ठीक, तो मैंने क्या किया, पहले ए दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज मान लो ले लेते हैं। ये ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3 आएगा, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 आएगा। तो इसका ट्रांसपोज 1 4 2 -1 2 and 3 हो जाएगा। ये 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। बी ट्रांसपोज यहाँ 3 क्रॉस 2, तो 1 0 0 0 -1 and 1, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। अच्छा, अब पहला वाला देखते हैं, ये वाले। इसको अगर मान लो आपको कैलकुलेट करना है तो आपने क्या किया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, ले लेते हैं भाई। तो रो का कॉलम यानी 1 4 2 -1 2 and 3, ये वापस वही आ रहा है, देखो इसके इक्वल आ रहा है, तो ये आ गया ए के इक्वल। सही है, ठीक है। दूसरा वाला देखो, अगर मैं इसमें किसी कांस्टेंट से मान लो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ के से,
तो यहाँ के, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ माइनस के, यहाँ 0, यहाँ के आ जाएगा। ठीक, और k इंटू बी पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें k से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसमें k से, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड को देख रहा हूँ, तो यहाँ k आ जाएगा, यहाँ माइनस के, यहाँ k, बाकी तो यही रहेगा। अब इसका ट्रांसपोज लोगे तो इसके इक्वल आना चाहिए, ले लो, तो लोगे इसका ट्रांसपोज लोगे, मान लो के बी का ट्रांसपोज लोगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने ये तो सिर्फ के बी निकाला है ना, के इंटू बी निकालना है, तो ट्रांसपोज लोगे तो के 0 0 0 माइनस के एंड के, देखो इसके इक्वल आ रहा है, सही है। ऐसी थर्ड वाला भी, दोनों का पहले सम निकालो और उसका ट्रांसपोज ले लोगे तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा।